कल वाली बातें सारी क्लियर है? कोई मसला, परेशानी, कोई डाउट, कोई एम्बिग्विटी? क्या? इंसिडेंट रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स जो कि इदारा देता है जब इदारे पे हमला हो चुका होता है, यानी कि अब इदारे को फौरी तौर पे क्या एक्शन लेना चाहिए। जैसे एक घर में चोरी हो गई है, अब इदारा क्या करेगा, घर क्या करेगा? कंप्लेन कराएगा, कैमरास चेक करेगा, सिक्योरिटी गार्ड को पूछेगा, और फ्यूचर में चोरी ना हो उसके लिए मज़ीद अपने सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगा। ये है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि इंसिडेंट हो गया, अब हमारा क्या रिस्पॉन्स है। सर ये क्या लिखा हुआ? क्लास की असाइनमेंट 10 MCQs मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि MCQs को अपने रजिस्टर पे सॉल्व करना है, और जब सारे सॉल्व हो जाएंगे तो आपने बताना है, फिर हम इसका आंसर आपको सामने रखेंगे, ठीक है? चैप्टर 14 के पहले 4 सफ़ों में से है ये। करें स्टार्ट? पहला सॉल्व करें, पहले MCQ सॉल्व करें। कहता है कंपनी इज वरीड दैट हैकर्स मे स्टील इट्स डाटा इन द फ्यूचर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं बताना, अपने पास नोट करना। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया। यूँ समझेंगे आपका टेस्ट हो रहा है। हो गया पहला वाला MCQ? सेकंड करें। हो गया सबका? तीसरा देखें। चौथा। पांचवा। पांचवा हो गया। छठा। डन। सेवंथ। डन। एट्थ।
हो गया। 9th हो गया, आसान है। लास्ट हो गया, आंसर्स पे आ जाओ, मैच करें। बी सी बी सी 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 बी सी बी सी। हाँ जी, करते हैं करते हैं करते हैं, हौसला हौसला हौसला। मुझे ये बताएं 10 में से 10 किसके ठीक है? गुड गुड गुड। 9 किसके ठीक है? वेरी गुड। 8 ठीक है। 7 6 ना यार, 6 तक पहुंच गए, इसमें तो कोई मुश्किल था ही नहीं। 5 नहीं, मुझसे कम क्यों होते हैं? अच्छा, आए लेट थे। अच्छा तो 4 6 वाले कितने थे? 6 वाले कितने थे? 1 2, बस थोड़ा सा। और 7 वाले कितने थे? 7 वाले 1, बस आप 3 ही हैं कल्प्रिट्स, बाकी सारे 8 और 8 से ऊपर वाले तो हैं। चलो वक्त के साथ साथ सीखें, जो गलतियां हुई उसको ओवरकम करें। आप ही मुझे बताएं कि कौन से MCQs आपके गलत हुए हैं, आप बताएं। चौथा पांचवा छठा और 9वां आपके? तीसरा पांचवा 9वां, तो हो गया हमारे पास 3 4 5 6 9 6 9। आपके वही कॉमन है, तीसरा पांचवा छठा 9वां। देख लेते हैं, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है? कहता है a company analyze its IT system to find possible weakness कंपनी अपने सिस्टम को एनालाइज कर रही है कि हमें फ्यूचर में आने वाली कोई वीकनेस मिल जाए, तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी आइडेंटिफिकेशन कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? आइडेंटिफिकेशन कर रही है। आप कल आए थे? कल नहीं ना आया था? आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? यस, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि आप पॉसिबल थ्रेट्स को तलाश करें, ढूंढें, और जब मिल जाएं तो उसको क्या करें? असेस करें कि वो कितनी ज़्यादा ताकत के हैं, लाइक्लीहुड कितना है और इम्पैक्ट उनका कितना होगा। तो सबसे पहले जब आप तलाश कर रहे होते हैं, यू मीन यू आर डूइंग व्हाट? यू आर आइडेंटिफाइंग दैट थ्रेट। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद कौन सा था? 6, पांचवा। चौथा भी था शायद, चौथा भी था। अब मैनेजर रैंक कर रहा है रिस्क को एज हाई और लो बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड चांसेस। अभी देखा असेसमेंट, इट इज रिस्क असेसमेंट, कितना हाई है कितना लो है। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो फिशिंग को अवॉइड करें। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं। क्या मिटिगेट कर रहे हैं? नहीं। क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? नहीं। ये चीज़ें किस काम आएंगी? अवॉइड करने के काम आएंगी। वहाँ पे क्या लिखा हुआ? मिटिगेशन है। अच्छा, एक चीज़ सुन लें, हौसला हौसला हौसला, एक चीज़ सुन लें। मिटिगेशन के 2 मतलब होते हैं।
जब हम लोग मिटिगेशन की बात करते हैं ना, इसमें टेक्निकली वो तारा फ्रेमवर्क पूरा आता है, TARA। और मिटिगेशन का एक और मतलब भी होता है रिड्यूस करना। क्या होता है? रिड्यूस करना। तो अगर मैं इस एंगल से देखूं तो इट कैन ऑल्सो बी मिटिगेशन, इट कैन ऑल्सो बी मिटिगेशन। दोनों ठीक हो सकते हैं। जब ये काम करेंगे नहीं तो उनको ट्रेन हम इसलिए तो कर रहे हैं कि वो ट्रेन होके वो काम करें ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं चलाऊं ना तो ये अवॉइडेंस है, अगर मैं हेलमेट पहनूं स्पीड रफ्तार से करूं तो ये मिटिगेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे वो वाली यहाँ पे हम इसको मिटिगेशन की तरफ ले जाते हैं। भाई की बात बिल्कुल लॉजिकल है, इट इज़ मिटिगेशन। अगला कौन सा था? 6th कहता है अ कंपनी डिसाइड्स नॉट टू अडॉप्ट अ न्यू सॉफ्टवेयर। अब वो बात आती है कि हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा था? 9th। ये तो सामने सामने लिखा हुआ था, तो इट वाज रिस्क मॉनिटरिंग। डन? मुश्किल बात। अच्छा जी सर, आज हम लोगों ने ये 5 बातों के ऊपर अपनी डिबेट को जारी रखना। कितनी बातें? 5। ये है 5 तरह की कैटेगरीज ऑफ रिस्क। कुछ हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, इसमें मज़ीद हम लोग आज बातें ऐड करेंगे। पहली कौन सी है? फिज़िकल। दूसरी कौन सी है? डिजिटल। उसके बाद ह्यूमन। उसके बाद इन्वायरमेंटल। उसके बाद थर्ड पार्टी। बुक्स को बंद कर दें, किताबें उल्टी कर दें, बंद कर दें। फोकस आपका सामने होना चाहिए। इससे पहला रिस्क कौन सा है? फिजिकल रिस्क से शायर की क्या मुराद होती है? व्हाट इज फिजिकल रिस्क? कल हम लोगों ने इसके ऊपर बात की हुई है। फिजिकल रिस्क क्या है? फिजिकल रिस्क में फिजिकल से क्या मुराद है? फिजिकल से क्या मुराद है? टेंजिबल चीज़, एक ऐसा एसेट, मेरा एक ऐसा एसेट जो कि मुझे नज़र आ रहा है, जिसको मैं छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, उसके ऊपर नुकसान हो रहा है। मेरी बाइक चोरी हो गई, फिजिकल रिस्क। मेरा एसेट, मेरा सर्वर चोरी हो गया, फिजिकल रिस्क। मेरे एसेट को आग लग गई, फिजिकल रिस्क। मेरे एसेट के अंदर किसी ने अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस हासिल कर ली, ये फिजिकल रिस्क नहीं है। ये कौन सा रिस्क बन जाएगा? डिजिटल रिस्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिजिटल रिस्क बन जाएगा। तो फिजिकल रिस्क से क्या मुराद है शायर की? शायर कहता है कि जनाब, फिजिकल रिस्क वो होता है जब आपका एसेट किसी नेचुरल डिजास्टर में आ जाए, जब वो एसेट क्या हो जाए बेचारा, चोरी हो जाए, या हार्डवेयर चलता चलता क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, या लाइट चली और आप उसको यूज़ ना कर पा रहे हो। तो ये 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कौन सी है? नेचुरल डिज़ास्टर। सर, नेचुरल डिज़ास्टर में कौन कौन से डिज़ास्टर्स नॉर्मली आते हैं? ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान, आंधी, बिजली का गिरना, आग का लगना, ये सारे के सारे कौन से हैं? नेचुरल डिज़ास्टर्स। इनकी वजह से अगर कोई आपको नुकसान आ रहा है, आपके फ़िज़िकल एसेट्स को, फ़िज़िकल डाटा सेंटर्स को, हार्डवेयर को, सर्वर्स को, सिस्टम्स को, मॉनिटर को, लैपटॉप को, एलईडी को, आपके एसी को, किसी चीज़ को भी, दैट वुड बी कॉल्ड अ फिज़िकल रिस्क। दैट वुड बी कॉल्ड अ फिज़िकल रिस्क। सर, ये थेफ्ट क्या होता है? चोरी। एक और वर्ड लिखा हुआ है, वेंडलिज्म। वेंडलिज्म, ख़राब करना, मगर कैसे? अनऑथराइज्ड पर्सन अगर आपके सिस्टम में एंटर होके, यानी कि आपके प्रेमिसेस में एंटर होके अगर आपकी चीज़ को ख़राब कर दे, उसको चुरा ले, उसको तबाह कर दे, इट वुड बी कॉल्ड एज वेंडलिज्म। इट वुड बी कॉल्ड एज वेंडलिज्म। तीसरा क्या पॉइंट है? हार्डवेयर फेलियर।
अच्छा, हार्डवेयर फेलियर से क्या मुराद है? ये लैपटॉप चल रहा है, अचानक से चलता चलता इसकी रैम ख़राब हो जाए, इसकी वायर ख़राब हो जाए, सप्लाई ख़राब हो जाए, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? इट इज़ हार्डवेयर फेलियर। और चौथा क्या है मेरे पास? पावर आउटेज। मैं काम कर रहा था कि अचानक से लाइट चली जाए। अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर विल ऑल्सो रिजल्ट इन फिजिकल रिस्क। तो ये फिजिकल रिस्क में आपने कितनी बातें याद रखनी है? 4। पहली कौन सी है? नेचुरल डिजास्टर। दूसरा कौन सा है? थेफ्ट, वैंडलिज्म, हार्डवेयर फेलियर और पावर आउटेज। सवाल ये है कि हमें ये बात तो समझ आ गई। आइए मैं आपसे पूछ ले कि इन फिजिकल रिस्क से निपटा कैसे जाए? हमें क्या करना चाहिए कि हम इन रिस्क को काबू करें? इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बताएं। अब एक एक करके चलते हैं। पहला कौन सा था? नेचुरल डिजास्टर। कैसे निपटा जाए नेचुरल डिजास्टर? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्स्ट करें, एक बैंक है, एक बैंक ने अपना सर्वर रखा हुआ बेसमेंट में, तूफान आ गया तो वो सारा पानी बेसमेंट में जा रहा है और सर्वर आपका ख़राब हो गया। अब सर्वर ख़राब होने से बेचारा बैंक तो ऑपरेट नहीं कर पा रहा होगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, फिजिकल रिस्क से क्या डिजिटल रिस्क हो जाता है? यस, क्योंकि जब वो फिजिकल सर्वर ही मेरा ख़राब हो गया है तो मैं ऑपरेशनल काम भी नहीं कर पाऊँगा। सवाल ये है कि अब इससे निपटा कैसे जाए? हमारे पास ऐसा क्या हो कि एक चीज़ अगर ख़राब भी हो जाए तो मैं उसको यूज़ कर सकूं? बैकअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैकअप होना चाहिए। एक वर्ड होता है DRP, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। हर इदारे के पास एक प्लान B होना चाहिए कि किसी भी तरह का डिज़ास्टर आ जाए तो उससे रिकवर कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास बैकअप्स होने चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? इस काम को लिए बैकअप होना चाहिए। जब आपके पास बैकअप होगा इस चीज़ का तो आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। एक चीज़ और सुने, क्या मैं अपने सारे डाटा सेंटर्स को एक जगह पे रखूं? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मुझे अपने सेंटर्स को एक जगह पे प्लेस नहीं करना कि अगर मेरा एक ख़राब हो भी जाए तो मेरे बाकी क्या हों? ऑपरेशनल हो। तो एक स्ट्रेटजी कौन सी है? डाइवर्सिफिकेशन। क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के अंदर मुझे ज्योग्राफिकली अपने बैकअप्स को डिफरेंट जगहों पर रखना है ताकि अगर खुदा न खास्ता मेरा मेन सर्वर ख़राब हो जाए तो मेरे पास किसी और जगह से उसको चलाने की ऑप्शन मौजूद है। क्लियर? सेकंड, ये जो थेफ्ट है, वेंडलिज्म है, इससे बचाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना चाहिए। मुझे मज़ीद सिक्योरिटी गार्ड्स रखने चाहिए, मुझे मज़ीद कैमरे लगाने चाहिए, मुझे दरवाजे पे फिंगरप्रिंट लगाना चाहिए। अच्छा, फिर हार्डवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। इसका फ़ायदा होगा कि कभी भी मेरा हार्डवेयर फेलियर नहीं होगा। तो हार्डवेयर फेलियर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फेल ओवर प्रेडिक्टिव एनालिटिकल टूल्स, कि आपको पता चलता रहे कि आपका हार्डवेयर इस वक्त किस कंडीशन में है और आपको सिस्टम आपका बता रहा होगा भाई इसको कब आपने रिप्लेस करना है अगर आप सिस्टम को चलते चलते बंद होना नहीं देखना चाहते। अक्सर औकात क्या होता है, इस लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो जाती है तो आपको वो आइडिया दे देता है कि भाई इसकी बैटरी जो आपने अभी लगाई हुई है इसकी पावर क्या है? कम है, ये किसी भी टाइम सिस्टम आपका बंद हो सकता है। फिर अगर बिजली का मसला तो आपके पास क्या होने चाहिए? पावर बैकअप्स, यानी कि UPS और बैकअप जनरेटर्स होने चाहिए और ज्योग्राफिकली अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर आपको ICAP कह दे कि फ़िज़िकल रिस्क है, उसके बारे में कुछ फीचर्स लिखें, कुछ टाइप्स बताएं और उसको कैसे मिटिगेट किया जाता है, ये 3-4 बातें लिख देंगे कि फ़िज़िकल रिस्क क्या होता है? टेंजिबल,
एसेट के अंदर होने वाला मसला, हार्डवेयर फेलियर, पावर फेलियर, नेचुरल डिज़ास्टर, और हमारे पास क्या होने चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स होने चाहिए, फिज़िकल सिक्योरिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, और रिडंडेंसी प्लान्स होने चाहिए कि डाटा आपका डिफरेंट जोग्राफिकल जगहों पे पड़ा हो। सेकंड कौन सा है, डिजिटल। ये क्या होगा, वो हार्डवेयर था, ये क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि डिजिटल रिस्क से क्या मुराद है कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका नेटवर्क, आपकी डेटाबेस को थ्रेट है। उसमें थ्रेट किसको था, फिजिकल सर्वर को थ्रेट था। अगर मैं इसी क्लास की मिसाल लूँ तो फिजिकल रिस्क यहाँ पे इस कैमरे को होगा, और अगर ये रिकॉर्डिंग ठीक से ना हो पाए या इस रिकॉर्डिंग में बग आ जाए या ये माइक एकदम से काम करना बंद कर दे, तो माइक का बंद होना फिजिकल भी है, मगर इसके साथ साथ दूसरा रिस्क कौन सा आ गया है, डिजिटल रिस्क, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये रिस्क किस में आता है, सॉफ्टवेयर्स में, किस में आता है, नेटवर्क्स में, किस में आता है, सिस्टम्स में, डेटा के अंदर। ये इनटेंजिबल रिस्क है। कौन सा रिस्क है आपका, इनटेंजिबल रिस्क। अब इसमें कुछ बातें आप लोगों ने कल पढ़ी थी। क्या आप लोगों को मालवेयर का पता है? मालवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि बदले में आपसे क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, तावान मांग रहा है। इसी तरह आप लोगों ने फिशिंग के बारे में भी पढ़ा था। फिशिंग क्या होती थी, फिशिंग क्या होती थी, फेक ईमेल्स के ऊपर क्लिक कर देना, फेक ईमेल्स नोटिफिकेशंस पे, लिंक्स पे क्लिक करके अपना डाटा दूसरे को प्रोवाइड कर देना। डेटा ब्रीच क्या होता है, अनऑथराइज्ड डाटा की एक्सेस किसी के हवाले कर देना। आपका डाटा की एक्सेस किसी के पास चली गई जो कि ऑथराइज्ड बंदा नहीं है। डीडॉस क्या था, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये डॉस का मतलब होता है, डीडॉस कहते हैं, लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डीडॉस कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डीडॉस कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। फिर एक नया वर्ड आज आपके लिए, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। कौन सा डे, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ये क्या होता है, जीरो डे, एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज जीरो डे एक्सप्लॉइट्स? सिस्टम बनाया तो सिक्योरिटी देने से पहले ही उसका अटैक हो गया, मतलब उसमें करीब करीब हो, बहुत करीब हो, मगर एग्जैक्ट नहीं हो। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। आपको इंडिया की मूवी वो जिसमें चिट्टी नामी एक रोबोट होता है, याद, कभी तो देखी होगी, तामिल मूवी है, उसको कन्वर्ट किया हुआ है। चलें, एक अंग्रेज़ी मूवी आयरन मैन याद है, जारविस याद है, अल्ट्रॉन याद है। अल्ट्रॉन कैसे आया था, एरर हो गया था, किस में, अल्ट्रॉन कैसे आया था? रावण याद है, शाहरुख खान की, यस सर, चमक चलो तो याद होगी। उसमें रावण कैसे क्रिएट हुआ था, जीवन से रावण कैसे क्रिएट हुआ था? देखें, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं कि एक साइंटिस्ट एक चीज़ बनाता है, उसको भी नहीं पता कि जो उसने बनाया है उसमें कुछ ऐसी बात है जो कि आगे जाके उसी को नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी तरफ से उसने एक पॉजिटिव चीज़ बनाई है, मगर उस अच्छाई में क्या छुपी हुई है, बुराई छुपी हुई है, जो कि आगे जाके उस अच्छाई को ओवरकम कर सकती है। इसको हम नाम देते हैं क्या, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स का। कि आपने बनाया कुछ पॉजिटिव है, मगर अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया है, नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स। अच्छा, इनसे निपटने का क्या तरीक़ेकार है? सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर वन, फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या होती है? जो बाहर से, जो नेटवर्क से
मैलिशियस वायरसेस आ रहे हैं, ख़राब चीज़ें आ रही हैं, उनको बाहर ही रोक दें, उनको बाहर ही रोक दो, सिस्टम एंटर होने ना दे। फिर एंटीवायरसेस, ये भी सेम काम करते हैं। आपके पास क्या होने चाहिए? अपडेटेड सिक्योरिटी पैच। आपने देखा होगा एंड्रॉयड के अंदर अक्सर अपडेट आती है कि आपका सिक्योरिटी पैच हम लोग अपडेट कर रहे हैं, यानी कि आपको मज़ीद लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है IDPS, इसके बारे में लिख लें। IDPS कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। IDPS लिख लें, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, यानी कि कोई भी गैर मुतल्लका चीज़ सिस्टम में एंटर हो रही है तो सिस्टम पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, और अगर प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, वो फिर भी सिस्टम एंटर हो गई है, देन इट विल ट्राई टू डिटेक्ट कि वो कहाँ पे क्या क्या मसले कर रही है। इसको हम कंबाइन का नाम देते हैं IDPS, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। फिर हमारे पास एक और तरीक़ेकार होता है, क्या? डेटा एनक्रिप्शन। ये क्या होता है भला? डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। MFA क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि एक से ज़्यादा तरीके चाहिए सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड भी चाहिए, फिंगरप्रिंट भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, फेस का वो भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, OTP भी चाहिए, OTP भी चाहिए, फिंगरप्रिंट भी चाहिए, फिंगरप्रिंट भी चाहिए, फेस भी चाहिए। तो एक से ज़्यादा, इसको क्या कहते हैं? MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर DDoS प्रोटेक्शन। DDoS क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। अब होता क्या? हम अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सकती है, एक तरीका तो ये है कि हम वेट करें और जब नेचुरल रश पड़े तो हम परेशान हो जाएं। एक तरीका ये है कि हम आज उसके लिए प्रिपरेशन कर लें। भाई फ़र्ज़ करें दराज वाले देखना चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट अगर एकदम से 1 मिलियन यूज़र्स उन पे आएँ, उनको रीच आउट करें, उनकी वेबसाइट पे आएँ, तो क्या वो वेबसाइट डाउन तो नहीं हो जाएगी? उसका तरीक़ेकार ये है कि आप 1 मिलियन बनाएं फेक यूज़र्स। क्या बनाएं? फेक यूज़र्स, और उनसे कहें कि जनाब जाएं और दराज की वेबसाइट को लॉगिन करें। अगर तो दराज की वेबसाइट काम कर रही है, इट मींस कि दराज की वेबसाइट की कैपेसिटी कितनी है? कम से कम 1 मिलियन को हैंडल करने की कैपेसिटी है। और अगर वो ठुक गई है, क्या मतलब? प्रोग्राम, इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। तो क्या मैं एक सीजनल मौके का वेट करूं कि जब वो लोग सेल लगाते हैं 11/11 की या ईद की सेल जब भी लगी होती है, तब मैं देखूं कि मेरी वेबसाइट काम कर रही है या नहीं कर रही, या मैं आज ही उसको इस काबिल बना दूं विद हेल्प ऑफ फेक यूज़र्स कि मैं देख सकूं कि मेरे वेबसाइट में इतनी ताकत है या नहीं है कि वो मेरे इतने ज़्यादा यूज़र्स को बर्दाश्त कर सकें। इसे कहते हैं DDoS प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं? DDoS प्रोटेक्शन। आप करते ये हैं कि आप बनाते हैं, आप इसमें क्या क्रिएट कर देंगे? सबसे पहले फेक अकाउंट्स। क्या बनाएंगे? फेक अकाउंट्स। वो फेक अकाउंट्स आप पेनिट्रेट करवाते हैं, किसमें? वेबसाइट में। ये देखने के लिए, ये स्कैन करने के लिए कि क्या जो ट्रैफिक आप भेज रहे हैं वो ट्रैफिक को मैनेज भी कर पा रही है या नहीं कर पा रही वो वाली वेबसाइट। बात समझ आई? फिर एक होता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी? कल बात हुई थी। वल्नरेबिलिटी, वो बहुत ही वल्नरेबल है, कमज़ोर है, डरपोक है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो हमारे कुछ सिस्टम्स, हमारे कुछ वेबसाइट्स जल्दी डाउन हो जाती हैं, उन पे ज़रा सा जोर पड़े, ज़रा सा प्रेशर पड़े तो बेचारी, जैसे iCAP की वेबसाइट है, अक्सर कार्ड डाउन हुई होती है, हालांकि इतना रश भी नहीं होता उसके ऊपर। तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं थ्रू द सेम प्रोसीजर। उसके बाद क्या है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इसमें क्या है?
एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू क्विकली डिटेक्ट, कंटेन एंड रिकवर, कि आप क्विकली डिटेक्ट करें, देखेंगे आप उसको कैसे कंटेन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और बाद में उसके रिकवरी कैसे हासिल कर सकते हैं। इसको क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। वो क्या कहा था हमारी फौज ने जब हमला हुआ था, जब पहला हमला हुआ था, एक बयान आया था, हाँ, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हमला तो हो गया, अब हम उसके अगेंस्ट क्या करने वाले हैं? इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। बात समझ आई? सर तीसरा क्या है? ह्यूमन। तीसरा क्या है? ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या मसले क्रिएट कर सकता है? ह्यूमन को क्या मसला है? इंसान है, यही मसला है कि वो कौन है? इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है। हाँ, वो खुद ही मसला है बेचारा। तो इंसान बाय डिफॉल्ट नेग्लिजेंट होता है, लापरवाह होता है, बेवकूफ़ होता है, निकट्टा होता है, और वो क्या करता रहता है? एरर्स करता रहता है। अच्छा, एरर में और फ्रॉड में क्या फ़र्क है? एरर इज़ अनइंटेंशनल एंड फ्रॉड इज़ इंटेंशनल। तो अगर एक इंसान से कहा जाए कि भाई हमने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया, तुमने बस एक काम करना है, इसका अच्छा सा पासवर्ड सेट करना है, और वो पासवर्ड लगा दे 1 2 3 4 5 6, तो कंट्रोल बड़ा अच्छा था, सिस्टम बड़ा अच्छा था, फायरवॉल भी लगी हुई थी, सब कुछ बड़ा ही प्यारा था, बस एक चीज़ उसको करने के लिए कहा था, वो क्या था? पासवर्ड। वो क्या लगा दिया? 1 2 3 4 5 6, इतना आसान पासवर्ड। केस 2, इंसान से कहा पासवर्ड लगाओ, इंसान ने लगा दिया @, क्वेश्चन मार्क 64, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल Y, स्मॉल z, बड़ा लंबा चौड़ा पासवर्ड बना दिया। फिर याद आए तो मैं खुद भूल सकता हूँ, उसने क्या किया? पासवर्ड बनाया, पर्ची पे लिख के उसी सिस्टम पे लगा दिया। इसने क्या किया? नेग्लिजेंस दिखा। सुस्त है ना, याद नहीं रहता बेचारे को। तो कभी कभी इंसान गलती करना चाहता नहीं है, मगर उससे गलती, आप पेपर फेल करना चाहते नहीं है, मगर आप पेपर फेल हो जाता है। गलती है ना, इंसान गलती कर देता है, कोई बात नहीं। फिर कुछ ऐसे जहरीले लोग भी होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। 2020 में ये टेस्ला के साथ हुआ था कि एक एम्प्लॉय था, उसने अटेम्प्टेड टू स्टील प्रोप्राइटरी डेटा, चुराया भी और बेचा भी, मगर पकड़ा गया था। तो मैलिशियस इंसाइडर्स कौन है? वो इंसान जो कि इदारे के अंदर है, इदारे से सैलरी भी ले रहे हैं और इदारे की प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं। यस, तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक हमने वर्ड पढ़ा था, ज़ीरो ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। आपको हमेशा उसको क्या करना चाहिए? साथ साथ वेरीफाई करना चाहिए। क्या? हाँ, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बंदा कौन है, कहाँ से आया। फिर हमें नॉर्मली क्या नहीं होती? अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे इदारों का कि हमें एक चीज़ का पता ही नहीं है। हम लोग बंदे अपॉइंट कर लेते हैं, मगर हम बंदों को ट्रेन नहीं करते। हमें लगता है कि ट्रेनिंग एक ख़र्चा है, ट्रेनिंग एक एक्सपेंस है, मगर एक्चुअली में ट्रेनिंग एक कैपिटलाइज्ड खर्चा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है, फ्यूचर में आपके लॉस को कम करता है। जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे, आपको वो कमा के नहीं देगा। और ये क्या है? सोशल इंजीनियरिंग। इंसान को यही नहीं पता कि उसने माशरे में किस तरीके से बिहेव करना है। भाई उसके पास कंपनी की नॉलेज है, वो बैठा हुआ है एक मीटिंग में और वो शेखी मार रहा है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भाई जहाँ पे काम करता है वहाँ पे ये वाला डाटा भी है, वो वाला डाटा भी है, वो लोग तो तूफ़ान मचा देते हैं, इनकी इतनी सेल्स हैं। क्या ये बातें बताने वाली हैं? नहीं, ये बातें बताने वाली नहीं होती है। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये कुछ मसले इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। अब इससे निपटा कैसे जाए? इंसान को
करें, अवेयर करें। इंसान को हम लोग क्या प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। इंसान को रोकें कि वो किसी भी फजूल लिंक पे क्लिक ना करे, फिशिंग को अवॉइड करे। जितने भी अटैक्स चले, हम लोग अपने कॉलेज में मॉक क्यों रखते हैं? वाई मॉक? हम ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है हमने आपका सिलेबस खत्म कर दिया, ओके अल्लाह हाफिज़ जाए? वाई मॉक? बच्चों को एक पूरे स्ट्रक्चरल पैटर्न से गुजारने के लिए, ताकि वो सिम्युलेट करें कि आईकैब का इन्वायरमेंट इससे मिलता जुलता होगा, 9 बजे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, इतने टाइम में सॉल्व करना होगा, मेंटल प्रेशर क्या होता है, फिज़िकल प्रेशर क्या होता है, वो बच्चा एक दफ़ा उससे गुजर जाए। अल्टीमेट पर्पस मॉक का ये होता है। पास फेल तो आपके लिए होता है, हमारे लिए इसका पर्पस ये होता है। इसको कहते हैं सिमुलेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? सिमुलेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि फेक है मगर आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आपने गेम्स खेली होंगी शायद, सिमुलेशन गेम्स खेली जिसमें कभी आप कोई कैरेक्टर बने होंगे। पबजी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, GTA, बस। तो इंसान को सिमुलेशन अटैक से गुजारें। कंपनी क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को अचानक से फेक अटैक से गुजार दें, जिससे उसको पता चलेगा कि जनाब वो कर क्या रहा था और उसको करना क्या चाहिए था, कि अगर खुदा ना खास्ता एक्चुअली में कभी कोई हमला हो जाए तो वो उसके लिए अब मेंटली क्या रहे, तैयार रहे। जैसे आप लोग एक दिन क्लास में आए, मैं आपसे कहूँ आज क्लास नहीं टेस्ट है, समझ गए ना? कभी भी हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट। अच्छा, एक वर्ड होता है रब बैक। क्या वर्ड होता है? रब बैक। लबैक नहीं, रब बैक। रब बैक कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इन शॉर्ट, इदारे में मौजूद जितने भी लोग हैं, हम हर बंदे को सेम कंट्रोल्स की एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमें देखना है कि उस बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, वो बंदा क्या करता है, उससे क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं, उसके मुताबिक हम उसको कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। हर बंदे को सेम तरीके से डील किया नहीं जा सकता। इसका क्या नाम है? रब बैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फिर बिहेवियरल मॉनिटरिंग करें। भाई अगर तो एक बंदा इनसाइडर है तो उसका बिहेवियर बाकियों से मुख्तलिफ होगा। वो सिस्टम पे टाइम ज़्यादा लगाएगा, वो फाइल्स को ज़्यादा डाउनलोड करेगा, वो ज़्यादा तहकीक करेगा। क्यों? उसने इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, बाहर बेच के क्या कमाना है, पैसा। तो अगर आपका एम्प्लॉय एक दिन गाड़ी में आना शुरू कर दे, पहले वो पैदल आता था, अब वो किस पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर बदला, उसके काम करने का तरीका बदला। तो आपको शक नहीं होगा। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ की तमाम अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को क्या करते रहना है, डिटेक्ट करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि वो एक्चुअली में कर क्या रहा है। देन इदारे को चाहिए कि वो क्या बनाए, पॉलिसीज़ एंड एग्जिट प्रोसीजर्स। पॉलिसीज़ से क्या मुराद है? SOPs बनाए, क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय कब आएगा, उसके पास कितनी एक्सेस होगी, कितना टाइम स्क्रीन में बैठेगा, क्या काम करेगा, अपना काम किसको रिपोर्ट करवाएगा, कौन चेक करेगा, ये सारी चीज़ें। एक वर्ड लिखा हुआ है एग्जिट प्रोसीजर। ये क्या होता है? चला गया, रिटायर हो गया, तो जो डाटा उसके पास है, जो लैपटॉप उसके पास है, जो उसके पास मोबाइल है, उसके पास रहने दूँ, वापस ले लूँ। उसको जो एक्सेस दी हुई है वो एक्सेस भी उससे वापस ले लूँ, और फौरी तौर पे उसका पासवर्ड क्या करूँ, चेंज कर, ताकि वो बाहर जाके भी उसको एक्सेस ना कर सके। ना किसी पे भरोसा करना है, इंसान को खुद पे भी भरोसा नहीं होता, अक्सर गहरी बातें हो गई। चौथा क्या है? कल बात हुई थी, पेस्टल याद, वॉर, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस और सोशल मसले और टेक्नोलॉजी के मसले, ये सारे किस में आएंगे? इन्वायरमेंटल में। यानी कि जितने भी कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स।
जो कि आपके सिस्टम को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। देखें, आग लग गई, अब आग लगने से फिजिकल डैमेज तो हुआ ही है, और इनडायरेक्टली आग लगना इज एन एनवायरमेंटल डैमेज। इससे आपका कस्टमर जो परेशान हुआ है वो अलग, रेपुटेशन जो लॉस हुआ है वो अलग, कस्टमर वापस नहीं आएगा वो अलग, ये भी तो मसले हो रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल रिस्क कौन से होंगे, कौन से होंगे? जितने सारे रिस्क कौन से पाए जाते हैं? एक्सटर्नल रिस्क पाए जाते हैं। अब इनसे कैसे निपटा जाए? हमें तो नहीं पता कि कौन सा रिस्क कब आ जाएगा, कब तूफान आएगा, कब वॉर होगी, कब पेंडेमिक आ जाएगा, हमें पता है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमने उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। हमारे पास इससे निपटने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। भाई अचानक से एक दिन पूरे मुल्क की लाइट चली जाए, सर्वर सारे बंद हो रहे हों, अगर आपके पास यूपीएस है, अगर आपके पास बैकअप पे जनरेटर्स हैं, तो क्या आपका सिस्टम बंद होगा? नहीं। तो ये बैकअप तैयार किसने रखना है? हम लोगों ने रखना है। इसमें क्या लगता है? पैसा। और आपको अपने शेयर होल्डर को हमेशा रखना है किसमें? कॉन्फिडेंस में रखना है कि भाई जितना खर्चा हम लोग कर रहे हैं तुम्हारे कंट्रोल्स के लिए, ये खर्चा तुम्हें फ्यूचर में क्या दे के जाएगा? बेनिफिट दे के जाएगा। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म सोचना इसमें नहीं है। अगर तुम आज ये सोच के घबरा जाओगे कि खर्चा बहुत हो रहा था, इदारे को बंद कर दो, फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। फिर एनर्जी कौन सी यूज़ करें? रीन्यूएबल। ये कौन सी होती है? सोलर वगैरह यूज़ करें, जिससे आप डिपेंडेंसी से बाहर आ जाए। भाई सोलर है, आपकी अपनी बिजली है, आप उसको स्टोर कर रहे हैं, लाइट चली भी जाए आपके पास बैकअप आ गया। फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क प्लानिंग करें। भाई अगर आपका सर्वर आप इंपोर्ट करते हैं, फर्ज करें ईरान से, कहाँ से? ईरान से, और ईरान के अगर हालात ख़राब हुए हैं और आपको चीज़ चाहिए और आप एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी को फ़ायदा के नुकसान है? नुकसान है। इसका मतलब है कि हमें कभी भी पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, टेक्निकली एक बंदे पे, एक कंट्री पे, एक मुल्क पे डिपेंड नहीं करना। हमें अपने तमाम ऑप्शंस क्या रखने हैं? हमेशा खुले रखने, ओपन रखने हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मसला हो हमारे पास कंटिंजेंसी प्लान्स मौजूद हो, हमारे पास कंटिंजेंसी प्लान्स मौजूद हो। हमने उसको हमेशा क्या करके रखना है? डाइवर्सिफाई करके रखना है। और आजकल के दौर में जहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लोग क्या प्रेफर करते हैं? वर्क फ्रॉम होम। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आपके सिस्टम को मॉनिटर करना है कंपनी ने कि आप कब लॉगिन हुए, लॉगिन होने के बाद आपने क्या क्या काम किया है, आपने किस फाइल को डाउनलोड किया है, किस फाइल पे क्या चीज़ एडिट की है, कौन सी फाइल नई क्रिएट की है, कौन सी फाइल डिलीट की है, कितना टाइम आप कौन सी वेबसाइट पे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी क्या करे? फिर नोट डाउन करे, ट्रैक डाउन करे। आपको पता है ऑडिट फर्म्स में ये काम होता है। जो लैपटॉप्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फर्म्स लैपटॉप देती हैं, उन्होंने उसमें कंट्रोल्स रखे होते हैं कि आप फर्म के सॉफ्टवेयर्स के अलावा कोई और चीज़ ओपन नहीं कर सकते। आप यूट्यूब पे भी अगर लॉगिन कर लें तो आप गाने अगर देखना चाहेंगे भी तो वो आपको मना कर देती है, आपको एरर देना शुरू कर देती है, जनाब आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। इवन लेक्चर्स तक आप प्ले नहीं कर सकते, चाहे वो एक्सवास्ट के हों, चाहे वो किसी भी और सॉफ्टवेयर के हों। तो इदारे अगर आपको सिस्टम्स दे रहे हैं तो वो यूज़ भी किसके लिए करने हैं? फिर इदारे के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ लिखी हुई है, ये पढ़ें ज़रा, BCP, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। ये क्या है? हमें हमेशा बिजनेस की गोइंग कंसर्न को देखना है। कोई भी ऐसा नुकसान अगर हमारे इदारे को हो रहा है जिससे हमारा बिजनेस रुक रहा है और वो आगे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, उसके ऊपर मुझे सबसे पहले काबू पाना। मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे आता है? बिजनेस के। तो बिजनेस के ऑपरेशंस को कभी बंद होने नहीं देना, अदरवाइज रेपुटेशन लॉस भी होगा, कस्टमर लॉस भी होगा, रेवेन्यू लॉस भी होगा। और आखिरी कौन सा है?
थर्ड पार्टी रिस्क। थर्ड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? कस्टमर, सप्लायर, वेंडर, लेंडर, जिनका डाटा हमारे पास होता है। तो अगर मैं उनका डाटा ब्रीच करना शुरू कर दूं, वो तो मेरी ऐसा ही होगा कि अगर मैं अपने सप्लायर का डाटा, कस्टमर का डाटा, वेंडर का डाटा लीक करना शुरू कर दूं, वो तो मेरी जान खा जाएंगे। क्यों? अच्छा, वो डाटा मुझे क्यों देंगे? वो डाटा मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं आपके डाटा की क्या करूँगा? हिफाजत करूँगा। ये डाटा जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो अगर मैं ही उनका डाटा बेचना शुरू कर दूं, ख़राब करना शुरू कर दूं, आगे से आगे बताना शुरू कर दूं, वो कभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मुझे थर्ड पार्टी से भी अपने इदारे को बचा के चलना है। सर क्लाउड थर्ड पार्टी का हमारा अपना है? थर्ड पार्टी है। क्लाउड के ऊपर चीज़ें रखवा के मैं जिम्मेदारी ट्रांसफ़र तो कर दिए उनको कि जनाब अब सारा रिस्क किसका है? तुम्हारा। मगर अगर वो क्लाउड जिसका मैंने बाय किया है वो बंदा ही या वो कंपनी ही रिलायबल ना हो, तो थर्ड पार्टी रिस्क नहीं आ गया? बेशक आज तो मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार कौन है? तुम लोग हो, मगर अल्टीमेट नुकसान किसका होगा? मेरा। तो मुझे ये देखना है कि जनाब मैं जिस वेंडर को प्रेफर कर रहा हूँ वो वेंडर मार्केट में क्या रिप्यूट रखता है, उसके मार्केट में क्या वैल्यू है। तो खुदा ना खास्ता आप अगर किसी ऐसे वेंडर के हाथ चढ़ जाएं जो कि आपके सिस्टम में ही क्या डाल के दे दे, आपको वायरस डाल के दे दे। अच्छा, एक हैकर हो, अगर फर्ज करें एक हैकर है, उसके बाद दो ऑप्शंस हैं। या तो वो एक कंपनी के सॉफ्टवेयर में जाके अपना वायरस छोड़ दे। दूसरी ऑप्शन ये है कि एक वेंडर के मेन सिस्टम में जाकर सॉफ्टवेयर में वायरस छोड़ दे। उसको क्या करना चाहिए? उसको इस वेंडर के सॉफ्टवेयर में जाके वायरस छोड़ना। वजह यहाँ करेगा तो सिर्फ एक सिस्टम इफ़ेक्ट होगा, यहाँ करेगा तो एक से ज़्यादा सिस्टम्स इफ़ेक्ट होंगे। जिसको इस वेंडर ने वो सॉफ्टवेयर बेचा हुआ है वो वायरस अब क्या हो जाएगा? हर जगह पे फैल जाएगा। तो ऐसी थर्ड पार्टीज तलाश करनी है जिसकी मार्केट में क्या है? क्रेडिबिलिटी है, रेपुटेशन है, ताकि आप और आपका डाटा, माँ और बच्चा दोनों क्या रहें? हिफाजत से महफूज रहें। सर फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ 4-5 नाम हैं, ये हम लोगों ने बचपन में भी पढ़े थे। पहला नाम कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा नाम कौन सा है? SCCP। फिर पैका, फिर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसियाँ पुलिस, उसके बाद ETO इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। ये आपने सिर्फ क्या करना है? रीड करना है, इस पे इसको दिल पे लेना नहीं। अच्छा अब सुने, फिर इंटरनेशनली भी दो बातें हैं, एक है FATF और एक है IMF। एक है FATF और एक है IMF। हाँ ये बोलने वाला है। FATF ये कहता है कि जनाब आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आपने CFT यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देनी और आपने फंड्स को नहीं देना कि कहाँ तक? टेररिस्ट तक। और जो IMF है वो कहता है कि जो प्रोटोकॉल्स, जो सिस्टम्स मैं लगाने का कह रहा हूँ वो लाजमी लगे हों, अगर वो ना लगे होंगे तो हम तुम्हारे मुल्क में क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, तुम पे डालेंगे प्रेशर ताकि तुम हमारी बात मानो। यस, वो ग्रे लिस्ट कर देंगे आप। तो खैर ये सिर्फ आपने रीड है, ये मेरा नहीं ख्याल कि आएगा कभी इस चीज़ को। ये चैप्टर का 5 और 6 होगा। चैप्टर पे जाए ना, चैप्टर पे जाके देखें, गालिबन 92-93 पेज होगा। 90, हाँ 93 पेज नंबर है, मिल जाएगा। क्या? मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू, अगर मुझे किताब मिल जाए आज के दिन में। और मेरी किताब गवाच गई।
पेज 93, ये देख लो, हम लोग हैं पेज 92 पे। ये सारी बातें कर ली हैं, फिजिकल क्या है, डिजिटल क्या है, ह्यूमन क्या है, एनवायरमेंटल, थर्ड पार्टी, कंप्लायंस, ये हो गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है पेज 93 पे, कौन सा फ्रेमवर्क है? पहला SPP फ्रेमवर्क, दूसरा SSCP का, तीसरा पैका, चौथा साइबर सिक्योरिटी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक याद कर लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा याद। आखिरी फैसला, पक्की बात है, कल मिलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं।